ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 11, असंभव लड़ाई, टेलीकिनेसिस। मुझे लगता है कि तुमने अपना उत्तर चुन लिया है, बच्चे। और यह ऐसा उत्तर है जिसका तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। बेस हेड की आवाज़ दीवार के पीछे से आई, जहां वह छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ज़ेरास बहरा हो गया है क्योंकि वह दीवार पर गोली चलाता रहा जहां वह छिपा हुआ था। वह मूर्ख नहीं था और मरने तक मूर्ख नहीं होगा। उसे बेस ने लैब चूहे में बदल दिया था और अब वे चाहते हैं कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। अपने दुश्मनों के साथ शामिल होना, यह शायद सबसे बेवकूफ़ाना फैसला है जो कोई अपने जीवन में ले सकता है। उसने न केवल बेस को लगभग नष्ट कर दिया था, बल्कि उसने उनके सभी सफल जानवर प्रायोगिक विषयों और पूरी गार्ड इकाइयों को भी मार डाला था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उसे आसानी से माफ़ कर सकें। इसलिए अंत में उसने अपना फैसला किया। केवल एक ही बचेगा, वह या बेस। ज़ेरास तेजी से जगह जगह घूम रहा था और दीवार पर बार बार विनाशकारी प्रकाश की किरणें दाग रहा था, जब अचानक किरणें बंद हो गईं, जिसका मतलब था कि उसकी गोली पहले ही खत्म हो चुकी थी। शिट! इससे पहले कि वह अपने अगले कदम के बारे में सोच पाता, वह आदमी तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और ज़ेरास के सामने आया और उसकी हथेली विनाशकारी शक्ति के साथ आगे की ओर पटक दी। हवा हथेली के पीछे की शुद्ध शक्ति से पागलों की तरह संकुचित हो गई, जिससे ज़ेरास ने तुरंत बंदूक को एक तरफ फेंक दिया और उसका सिर हथेली को 1 इंच से चकमा देते हुए एक तरफ चला गया। उसका सिर जमीन पर झुक गया और उसने उस आदमी के जबड़े पर अपने जीवन में अब तक की सबसे शक्तिशाली किक मारी, जिससे वह 3 कदम पीछे हट गया जबकि ज़ेरास खुद उड़ गया और दीवार पर जा गिरा। उसका चेहरा अविश्वास से सिकुड़ गया क्योंकि वह आदमी के जबड़े पर लात मारने से उड़ गया था। ऐसा लगा जैसे उसने अपना पैर धातु की दीवार पर पटक दिया हो। क्रिस बेस हेड किक से हैरान था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा उसकी हथेली के वार को चकमा दे सकता है और अपने जवाबी हमले से उसे पीछे धकेल भी सकता है। लगता है मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा बेटा, लेकिन मैं तुम्हें मरना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा इनाम हो, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 50% ही इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें बेहोश करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। ज़ेरास का मुंह अविश्वास में चौड़ा हो गया क्योंकि उसने कुछ अविश्वसनीय होते देखा। कमरे में मौजूद सभी चीज़ें अचानक हवा में क्रिस के चारों ओर लटकने लगीं। क्रिस ने अपना बायां हाथ जेब में रखा और अपना दायां हाथ आगे की ओर किया, जिससे वस्तुएं भयानक गति से ज़ेरास की ओर बढ़ने लगीं और 1 इंच भी हिलने से पहले ही उस पर टूट पड़ीं। उसका शरीर नुकीली वस्तुओं से दीवार में धंस गया जबकि कमरे में मौजूद बड़ी मेज़ उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर को दीवार में धंसा दिया और वह खून खांसने लगा। क्रिस तेजी से ज़ेरास की ओर बढ़ा और उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे वह दीवार में और धंस गया, फिर उछला और अपने दोनों पैरों से उसकी छाती पर पटक दिया, जिससे ज़ेरास का पूरा शरीर दीवार से टकराकर दूसरे कमरे में जा गिरा। ज़ेरास फर्श पर लुढ़क गया और उसके सिर से खून टपकने लगा। उसके सामने तुरंत एक सूचना दिखाई दी, -30 HP। उसने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि यह एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत जगह थी। क्रिस धीरे धीरे छेद में घुसा और ज़ेरास को देखकर मुस्कुराया। ओह, तुम इसके बाद भी खड़े रह सकते हो। देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। उसने तुरंत अपने हाथ आगे की ओर इशारा किया क्योंकि उसके पीछे तैरती हुई अलग अलग नुकीली वस्तुएं ज़ेरास की ओर बढ़ रही थीं। डैश सक्रिय करें। ज़ेरास की आकृति अचानक कमरे के चारों ओर आगे बढ़ी और क्रिस के करीब जाने की कोशिश करते हुए प्रोजेक्टाइल को चकमा दिया, लेकिन क्रिस ने उसके सभी प्रयासों को रोक दिया, जिसने प्रोजेक्टाइल को पूरी तरह से नियंत्रित किया और ज़ेरास को उसके पास आने से रोक दिया। एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया, ऊर्जा 20/65। मुझे इसे जल्दी खत्म करना है। ज़ेरास ने अचानक तेजी से दिशा बदली। दीवार पर उतरते हुए वह अगले ही सेकंड में जहां खड़ा था वहां से दूसरी दीवार की ओर कूद गया। उसका शरीर कमरे में इधर उधर घूम रहा था, एक दीवार से दूसरी दीवार पर उछल रहा था क्योंकि वह क्रिस की ओर आगे बढ़ने से पहले अपनी सारी गति को इकट्ठा कर रहा था। क्रिस ने तुरंत अपना सिर पीछे की ओर घुमाया क्योंकि उसे लगा कि वहां से कुछ उड़ रहा है जिससे वह सभी प्रोजेक्टाइल को उस दिशा में भेज रहा है, ज़ेरास को गंभीर रूप से घायल करने और फिर उसे आसानी से पकड़ने के इरादे से। लेकिन आखिरी सेकंड में उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने देखा कि यह केवल एक धातु की छड़ थी। उसने तेजी से अपनी निगाह पीछे की ओर घुमाई और जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी धीमा था क्योंकि एक खंजर भयानक गति से उसकी गर्दन में घुस गया था। पोची! हॉल में किसी चीज़ के घुसने की आवाज़ गूंजी क्योंकि क्रिस ने ज़ेरास के हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जिसने खंजर को उसकी गर्दन पर रखा था, लेकिन ज़ेरास यहीं नहीं रुका। क्रिस की गर्दन में घुसते हुए उसने तुरंत उसके पेट को सीधा चीर दिया, उसे निकालने से पहले खून बह रहा था। उसका खंजर तुरंत अगले ही सेकंड में क्रिस की जांघ की ओर बढ़ गया और उसने अपनी ब्लेड को बार बार उसमें घुसा दिया, जिससे उसकी सारी मांसपेशियां फट गईं। क्रिस की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने ज़ेरास की ओर इशारा किया।
एक तेज सर्जिकल चाकू तुरंत जेरास के सिर की ओर घुस गया, लेकिन वह इसे चकमा देने में कामयाब रहा क्योंकि यह उसके कंधे में घुस गया था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया जैसे कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। जेरास तुरंत जमीन पर झुक गया और उसने अपना पैर क्रिस के पैरों पर पटक दिया, जिससे वह जमीन पर क्षैतिज रूप से लेट गया, इससे पहले कि उसका खंजर हवा में ही उसकी गर्दन की ओर बढ़े और उसने उसे छेद दिया और क्रिस के शरीर को जमीन पर पटक दिया, जिससे जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया क्योंकि खंजर क्रिस की गर्दन में घुस गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जेरास धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने क्रिस के चेहरे पर भयावह भाव को देखा, फिर अपने मुंह से एक बासी सांस छोड़ी। क्रिस के मृत शरीर की ओर बढ़ते हुए उसने प्रतीक्षा करने से पहले घड़ी पर कुछ नंबर दबाते हुए कपड़े धोए। नमस्ते, मैं यही बोल रहा हूँ, क्या आपातकाल है? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। किसी गुप्त ठिकाने पर जहाँ मनुष्यों को प्रायोगिक विषयों में बदल दिया जाता है। कृपया पता लगाने की कोशिश करें। यह एक बड़ी आपातकाल है। जल्दी करो, जेरास ने कहा। जब उसका शरीर जमीन पर गिरा, उसके शरीर पर घावों से खून बह रहा था। उसकी निगाह धुंधली थी क्योंकि उसके सिस्टम पर अलग अलग नोटिफिकेशन बज रहे थे, लेकिन वह पहले ही जा चुका था क्योंकि उसकी चेतना तेजी से अंधेरे में डूब रही थी। भले ही लड़ाई लगभग असंभव थी, लेकिन वह जीत गया, मुख्य रूप से प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसकी ताकत को कम आंकने और उसे सीधे मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने के कारण। अध्याय 12। ईआई का आगमन। आग की लपटों में लिपटी एक विशालकाय वस्तु हवा में भयानक गति से आगे बढ़ी, जिससे हवा के बड़े बड़े छल्ले दिखाई दिए, जिससे ये लगातार ध्वनि अवरोधों को चीरता हुआ दिखाई दिया। वस्तु पर आग की लपटें हवा के घर्षण के कारण थीं, जिससे यह उल्का की तरह दिखाई दे रही थी, सिवाय इसके कि ये 10 गुना तेज थी। इसके पीछे बैंगनी ऊर्जा थी, जो सेकंड में हजारों मील पार करते समय दिखाई दे रही थी। ये वस्तु एक बड़े महासागर के बीच में पहुंची, जहां इसने तुरंत सिर के बल गोता लगाया, जिससे महासागर में एक विशाल छेद दिखाई दिया, क्योंकि आसपास का पानी अविश्वसनीय गर्मी से तुरंत उड़ गया। वस्तु पानी में तेजी से आगे बढ़ी और तेजी से जमीन पर उतरी, इससे पहले कि वह एक विशाल पनडुब्बी के सामने रुकी, जो बड़े महासागर के नीचे तैर रही थी। वस्तु के चारों ओर की लपटें धीरे धीरे फैल गईं और वस्तु की आकृति दिखाई देने लगी, जो एक अंतरिक्ष यान थी। इसका शरीर गहरे और लाल रंग के मिश्रण से खूबसूरती से रंगा हुआ था, जबकि सामग्री इसके शरीर पर व्यवस्थित गहरे प्रकाश जैसे तराजू से चमक रही थी। ये निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ सामग्री थी क्योंकि यह लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के घर्षण की गर्मी को झेल सकती थी, साथ ही एक भी खरोंच के बिना ध्वनि अवरोधों को चीरने में सक्षम थी। अंतरिक्ष यान पर ही इसके मालिक को दर्शाने वाले 3 बड़े अक्षर थे। EIA। अंतरिक्ष यान पानी के नीचे रुक गया क्योंकि इसका एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा था। गहरे लाल रंग के युद्ध सूट पहने 5 लोग तुरंत अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और अविश्वसनीय गति से पनडुब्बी की ओर बढ़े। विशाल पनडुब्बी के सामने पहुंचते ही उनमें से एक ने अचानक अपने हाथ को अन्य 4 के चारों ओर लपेट लिया और धातु की दीवार में प्रवेश करने से पहले पनडुब्बी की ओर चला गया, जैसे कि वह मौजूद ही नहीं थी। 5 आकृतियां उसके भीतर गायब हो गईं। पनडुब्बी में पहुंचते ही वे तुरंत तितर बितर हो गए और उन्होंने पूरे स्थान की तलाशी ली और सभी परीक्षण विषयों को बाहर निकाला, साथ ही पनडुब्बी के भीतर सभी वैज्ञानिकों को भी गिरफ्तार किया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो 5 में से एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और उसने देखा कि एक मोटे आदमी का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया है, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और उस लड़के को घूरने लगा जो खून से लथपथ पड़ा था और उसके हाथ में एक संचार घड़ी थी। हमने उसे ढूंढ लिया है कमांडर, जेरास के शरीर को जमीन से उठाते हुए आकृति ने हवा में कहा। तो उसे मेरे पास ले आओ। देखा सर, गहरे लाल रंग के युद्ध सूट में आदमी ने धीरे धीरे पनडुब्बी से बाहर निकलते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं क्योंकि उसकी नज़र छत के सफ़ेद रंग में लिपटी हुई थी। उसका सिर थोड़ा धुंधला था और सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपनी भावना को दबा दिया और जगह के चारों ओर घूरने लगा। मैं कहाँ हूँ? उसने बुदबुदाया जब उसे अचानक लगा कि उसकी छाती से किसी तरह की ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में जा रही है। उसकी छाती को देखते हुए उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर एक बर्फ जैसा सफ़ेद हाथ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हाथ से ऊर्जा की एक हरी लहर निकली और जेरास की छाती से गुजर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली नज़र को स्रोत की ओर बढ़ाया, लेकिन जेरास ने जो देखा उससे उसकी धुंधली नज़र तुरंत दूर हो गई और वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसके बगल में घुटने टेककर और अपना हाथ उसकी छाती के पास रखकर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लगभग 16 की उम्र में। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, उसके पैरों के नीचे फैले हुए थे, जबकि उसकी पन्ना हरी आंखें ध्यान में बंधी हुई थीं। उसका चेहरा पूर्णता द्वारा खुद को तराशा हुआ था और उसके चेरी लाल होंठ दुनिया में मौजूद सबसे खूबसूरत रैफ की तरह थे। बैंगनी रंग की टॉप और स्कर्ट पहने हुए जो बैंगनी रंग से चमक रही थी और तराजू खूबसूरती से व्यवस्थित थे। कोई सोच सकता था कि यह एक धातु है, लेकिन कपड़े को हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए देखा जा सकता था, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था कि यह किस प्रकार का कपड़ा है।
यह ज़ेरास द्वारा जन्म दिए जाने के बाद से अब तक देखा गया सबसे सुंदर इंसान था, क्योंकि वह बस मुंह खोले हुए शब्दों से परे हैरान था। ओह, तुम आखिरकार जाग गए। ज़ेरास के पास से एक मधुर आवाज़ आई, क्योंकि वह तुरंत अपने होश में आने से पहले बस मूर्खता से वहां लेटा हुआ था। हाँ हाँ, मैं, धन्यवाद, उसने आगे की ओर खोया हुआ और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने ऐसे घूरना थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। अनाथालय में सभी लोग बड़े पेट वाले दुबले पतले लड़के थे, और वहां मोटी महिला रसोइयों और उसकी खूबसूरत दादी मियाँ को छोड़कर कोई भी लड़की नहीं थी। लड़की धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। ज़ेरास तुरंत खड़ा हो गया और उसकी नज़र तुरंत सामान्य ज़ेरास पर लौट आई। उसे कम से कम पता था कि वह सुरक्षित है। जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए, और यह केवल एक चीज़ के कारण हो सकता है। ईआईए ने आखिरकार उसकी पुकार सुनी। बिस्तर से उठकर उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, क्योंकि वह बेहद सफ़ेद और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ दिख रहा था। वह तुरंत उस जगह से बाहर चला गया और उसने जो देखा वह एक विशाल हॉल था। छोटे सफ़ेद बालों वाला एक आदमी बैठ गया और उसने ज़ेरास को घूरते हुए अपने सामने एक सीट की ओर इशारा किया। ज़ेरास ने उस आदमी को देखा जो अपने पहने हुए सूट को घूर रहा था, और उसमें ईआईए बैज देखा। उसका डर तुरंत दूर हो गया और वह धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। चाय पीऊं? अध्याय 13, 2 जीवन बदलने वाले विकल्प। चाय पिएं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए ज़ेरास को आगे की ओर धकेलते हुए कहा। ज़ेरास तुरंत उसके पास चला गया और उसने उस आदमी के सामने बैठने से पहले अपने ऊपरी शरीर को क्षैतिज रूप से झुकाया। उस आदमी ने उसे हरे रंग की चाय दी और उसने उसमें से एक घूंट पी। चाय पीने के बाद ज़ेरास को तुरंत अपनी नाभि में हल्की जलन महसूस हुई, लेकिन वह एक बार फिर चौंक गया जब उसे अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, जिससे वह बेहद आराम महसूस कर रहा था। वह तुरंत हैरान हो गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह किस तरह की चाय है। आपकी ऊर्जा जोड़ 1 अंक बढ़ गई है। सिस्टम नोटिफिकेशन ने जानकारी के साथ ज़ेरास को चौंका दिया। सिर्फ एक घूंट चाय और उसकी ऊर्जा में वृद्धि। आखिर चाय किस चीज़ से बनी थी? शुरू करने के लिए, मैं कमांडर शिरोन हूँ। अब मुझे लगता है कि आपके पास मेरे लिए कुछ सवाल हैं और मेरे पास भी कुछ सवाल हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें, श्री ज़ेरास? ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। ज़ेरास ने तुरंत जवाब दिया और अपना ध्यान चाय से हटाकर उस आदमी की ओर लगाया। ज़ेरास, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं और उसके बाद तुम जो भी मन में आए पूछ सकते हो, कमांडर शिरोन ने कहा। उसकी हरी आंखें ज़ेरास की नीली आंखों में सीधे घूर रही थीं। पहले तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम उस बेस में कैसे पहुंचे? उसने पूछा, जैसे कि हवा में गंभीरता की जगह हवा का झोंका बंद हो गया हो। ज़ेरास ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने उसे बताया कि वह बेस में कैसे पहुंचा, और यहाँ तक कि सेलेस्ट्रिया परिवार का वह हिस्सा भी जिसने उसे बाहर निकाला। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। तुम कह सकते हो कि यह हम ईआईए की गलती है जिसने म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन शाखा को इस भाग में दिखाया। सेलेस्ट्रिया के परिवार के शामिल होने के बारे में मुझे डर है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सेलेस्ट्रिया परिवार पृथ्वी पर शीर्ष परिवारों में से एक है, और लगभग न के बराबर सबूत के अलावा उन पर इस तरह का अपराध करने का आरोप लगाना समझदारी नहीं है। ये केवल हमारे लिए उल्टा पड़ेगा, कमांडर शिरोन ने क्षमायाचना भरे लहजे में कहा। उनके खिलाफ किसी आरोप की जरूरत नहीं है। भले ही उन्होंने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन सेलेस्ट्रिया परिवार ने मुझे बचपन से ही पाला है। मेरा मानना है कि अब हम दोनों बराबर हैं। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस मुस्कान के भीतर बदला लेने की एक खूनी इच्छा थी जो उन गहराइयों में चतुराई से छिपी हुई थी। अच्छा, अब क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? कमांडर शिरोन ने पूछा। जैसे ही वह एक बार फिर सीट पर झुके, माहौल एक बार फिर से शांत हो गया। हाँ, और वह ये है कि म्यूटेंट संगठन कौन है? ज़ेरास ने पूछा। उसने महिला वैज्ञानिक से संगठन के नाम के बारे में सीखा था, लेकिन जब उसने सुना कि ईआईए को भी समूह के बारे में पता था तो वह हैरान रह गया। इसका मतलब है कि समूह थोड़ा लोकप्रिय था। मुझे डर है कि समूह के बारे में कोई भी जानकारी दुनिया के सबसे बड़े रहस्य की है। आपको बस इतना जानना है कि वे एक शक्तिशाली समूह हैं जिसकी अंधेरी दुनिया में ईआईए के रूप में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। एक समूह जो उत्परिवर्तन पैदा करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग आनुवंशिक सीरम का उपयोग करता है। वे एक शक्तिशाली समूह हैं जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं और दूसरे एलियन ग्रहों पर भी मौजूद हैं। संक्षेप में, वे एक भयावह अंधेरी शक्ति हैं जिस पर आपको अपना हाथ नहीं डालना चाहिए। उस व्यक्ति ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसके स्वर में चेतावनी का संकेत था। ज़ीरा की नज़र तुरंत ही यह सुनकर सिकुड़ गई, क्योंकि वह इस बात पर आश्चर्यचकित था कि दुनिया कितनी बड़ी है। ईआईए, अछूत 9 परिवार, अंधेरी दुनिया, म्यूटेंट संगठन, ये विशाल शक्तियां थीं जो ज्यादातर उसके लिए अज्ञात थीं, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से ऐसे में शामिल हो रहा था। दुनिया बहुत बड़ी थी और वह इसकी गहराई का पता लगाना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसे केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, और वह थी ताकत।
अगर आपको बस इतना ही पूछना है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, कमांडर शिरोन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने बेस को साफ कर दिया और आपकी मदद और प्रयास से आप कुल 590 लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे, जिन्हें बेस में परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, आपने उन अन्य मासूम लोगों की जान भी रोक दी, जिनका इस्तेमाल बाद में अब अस्तित्वहीन म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन शाखा द्वारा किया जाएगा। जेरस इस जानकारी से हैरान था, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो वह इस वजह से बेस को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये केवल सिस्टम के क्वेस्ट की वजह से था। फिर भी वह ऐसा करके अन्य मासूम परीक्षण विषयों को बचाने में कामयाब रहा। आप कह सकते हैं कि उसने एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार गिराया। तो इस कृत्य के कारण हम EIA एक उपहार देने को तैयार हैं। आप कहते हैं कि दो विकल्प हैं, कमांडर शिरोन ने जेरस को उत्सुक भाव से घूरते हुए कहा। विकल्पों में से एक ये है कि चूंकि आप एक अनाथालय से आए हैं, हम आपको अपना नया घर और एक साधारण पृथ्वी नागरिक के रूप में आराम से रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा विकल्प वह है, EIA ने आपकी प्रतिभा को पहचाना है और इसलिए वह आपको EIA में शामिल होने के लिए परीक्षा देने के लिए तैयार है। अध्याय 14, EIA में शामिल होना। जेरस सुन्न होकर बैठ गया। वह चाय जिसे वह पीने वाला था उसके होंठों से बस 1 इंच की दूरी पर थी। वह दो विकल्पों से चौंक गया, क्योंकि उसका दिमाग ये तय करने में उलझ गया कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। अगर उसने पहला विकल्प चुना तो वह अब से बिना कुछ किए शांति से अपना जीवन जी सकता था। वह एक आरामदायक और सुकून भरी जिंदगी जी सकता था। लेकिन EIA में शामिल होने के दूसरे विकल्प के साथ पहले की तुलना में यह उतना आकर्षक नहीं था। अच्छे पक्षों को देखते हुए अगर वह EIA में शामिल हो जाता तो वह अपने प्रमुख लक्ष्य को पूरा कर पाता, अपने बदला लेने का लक्ष्य। लेकिन इसके अलावा जेरस के भीतर एक गहरा लक्ष्य छिपा था, एक ऐसा लक्ष्य जो उसके दिमाग के पीछे बहती हवा की तरह था, और वह था अपने मूल को खोजना। आखिर वह कौन था? बेशक वह एक अनाथ था, लेकिन उसके माता पिता कौन थे? अगर उसे किसी जवाब की जरूरत थी तो बस एक आरामदायक जीवन जीने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर सिस्टम था, यह महान शक्ति का स्रोत था, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बार मिलने वाला अवसर। क्या वह शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये सब त्यागने को तैयार है? दुनिया सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि EIA जिसे वह पृथ्वी का नायक मानता था वह भी सब कुछ संभाल नहीं सका। 1000 से अधिक लोगों को प्रायोगिक विषयों में बदल दिया गया और क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। कौन जानता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कितने ठिकाने हैं? मानवता के अलावा दुनिया और एलियंस भी हैं। ब्रह्मांड असीम है और वहाँ कहीं ऐसी जगह है जिसे अभी तक खोजा भी नहीं गया है। क्या वह ये सब छोड़कर अपने शेष जीवन को एक घर के आराम में जीने के लिए तैयार है? दो विकल्प जितने दिख रहे थे उससे कहीं अधिक बड़े थे। ये या तो अपने लक्ष्य को त्यागकर शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने या अपने लक्ष्यों को गले लगाने और हमेशा जीवन और मृत्यु की रेखा के बीच झूलते रहने का निर्णय था। कमांडर शिरोन जो जेरास के सामने बैठा था उसे देखकर खुश हो गया और उसने बिना कुछ कहे जेरास को अपने निर्णय के बारे में सोचने का समय दिए बिना अपनी चाय की चुस्की ली। जेरास ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कमांडर शिरोन की हरी आंखों में देखते हुए अपना फैसला सुनाया। मैंने EIA में शामिल होने का फैसला किया है। कमांडर शिरोन के कानों में एक मुस्कान उभरी जो लगभग चौड़ी हो गई थी और वह एक हल्की सी हंसी निकाल रहा था। मैंने तुम्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने या अपने लक्ष्यों का पालन करने की अनुमति दी है, और तुमने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन को त्यागने का फैसला किया। तुमने मेरी स्वीकृति अर्जित की है, बेटा। कमांडर शिरोन ने अपनी आंखों में चमक के साथ उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा। जेरास ने उसे एक अजीब भाव से देखा, क्योंकि उसने देखा कि वह आदमी अपने फैसले के लिए अजीब तरह से वास्तव में खुश था, कुछ ऐसा जिसका कारण उसे नहीं पता था। तुम भाग्यशाली हो बेटा, मैं अपनी पोती को भी EIA परीक्षण मैदान में ले जा रहा हूँ। चूंकि तुमने EIA में शामिल होने का फैसला किया है तो हम सही जगह पर हैं। मैं तुम्हें भी वहां छोड़ दूंगा। आप इस एक सप्ताह का उपयोग हमारे वहां पहुंचने से पहले दुनिया से परिचित होने के लिए कर सकते हैं, कमांडर शिरोन ने कहा, जब उसके हाथों में 2 विशाल पुस्तकें दिखाई दीं और उसने उन्हें जेरास की ओर फेंका, जिसने उन्हें पकड़ लिया। जेरास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह आदमी उस लड़की का दादा था जिसे उसने देखा था, क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से युवा था और 45 वर्षीय व्यक्ति जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक आयु 70 से अधिक हो सकती थी। उसने अपने हाथों में पुस्तक को देखा और खुशी से मुस्कुराया। ये वही था जिसकी उसे अभी आवश्यकता थी। आप इस जगह पर कोई भी कमरा ले सकते हैं। यदि आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो बस अंतरिक्ष यान के उत्तरी भाग से दूर रहें। और अगर किताब में कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम मुझे हमेशा यहाँ पा सकते हो, आदमी ने हंसते हुए कहा, जब जेरास बाहर जाने से पहले उसकी ओर झुक गया। दरवाज़ा बंद हो गया और कमांडर शिरोन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और फिर से दिखाई दी।
हे सेलेस्ट्रिया परिवार, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे फिर से एक और दुश्मन है और मैं बता सकता हूं कि वह तुम्हें हराने के लिए दृढ़ है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे होगा। कमांडर शिरोन ने एक घूंट लेते हुए कहा और स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़ेरास फिर से लंबे गलियारे के बाहर दिखाई दिया क्योंकि वह जगह की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे उत्तर से बचने के लिए क्यों कहा गया था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उत्तर दिशा में पहुंचते ही वह पहले से ही कमरों को देख सकता था क्योंकि उसने उनमें से एक को खोला और जगह में प्रवेश किया। उसके हाथ में जो किताब थी वह तुरंत उसके हाथों से गिर गई क्योंकि उसका मुंह ओ ध्वनि बनाने के लिए खुला था। क्या ये केवल एक अंतरिक्ष यान है? अध्याय 15 समतलीकरण। ज़ेरस के मुंह ने ओ आकार बनाया और वह अंदर से चिल्लाया, क्या ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यान है? वह जिस कमरे में था वह दिमाग सुन्न करने वाला था, हालांकि उसका आकार सिर्फ 22 से 28 फीट था। ज़ेरस को कमरे का आकार नहीं बल्कि उसका डिज़ाइन सुन्न कर रहा था। ज़ेरस ने छत पर बड़े झूमर देखे जो कमरे में सफ़ेद रोशनी बिखेर रहे थे। बहते हुए नदी के मृग तृष्णा के साथ शुद्ध सफ़ेद फ्लोर पर उसके हर कदम से एक गोलाकार लहर पैदा होती थी, जैसे कि वह पानी पर कदम रख रहा हो, लेकिन उसे पता था कि वह पानी पर नहीं है। इसके अलावा कमरे के सबसे दूर वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा बिस्तर था जिस पर 5 वयस्क पुरुष बैठ सकते थे और उनमें से सिर्फ एक ही जमीन पर गिर सकता था। वे एक ही अलमारी और 3 बड़े सोफे थे जिनमें कमरे के दूसरे हिस्से भी थे। दूर से 2 दरवाजे दिखाई दे रहे थे जिनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। बाथरूम और ट्रेनिंग रूम। उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया क्योंकि ज़ेरास अपने आप बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसके पैर जमीन में घिसट रहे थे जिससे लहरें दिखाई दे रही थीं। हालांकि उसे पता था कि यह सिर्फ एक डिज़ाइन था, लेकिन वह अपने पैर को इधर उधर पटकने से रोक नहीं सका। वह बिस्तर के सामने आया और किनारों को रगड़ने लगा, जिससे उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया। उसे जो महसूस हुआ उसे सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है। नर्म, बेहद नर्म, एक बच्चे के नितंब से भी नर्म। वह तुरंत उस पर कूद गया क्योंकि कमरे की दीवारों के भीतर एक सुकून भरी आवाज़ गूंज रही थी। ज़ेरास ने महसूस किया कि उसके शरीर में उसकी हड्डियां चरमरा रही हैं, मानो खुशी से उसे पुकार रही हों। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस भावना को अपने सबसे गहरे अस्तित्व में अंकित करने की कोशिश की। तुम मेरी पूरी जिंदगी कहाँ थे? ज़ेरास ने बिस्तर को गले लगाते हुए कहा, लेकिन बिस्तर पर सीधा बैठते ही उसने खुद को संभाला। EIA ट्रायल जल्द ही आने वाला था, इसलिए उसके पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम थे। सिस्टम इन, ज़ेरास ने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही सेकंड में उसे नोटिफिकेशन की एक धारा से हमला किया गया, इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाता। मुख्य खोज पूरी हुई, बेस को नष्ट करें और जीवित रहें। पुरस्कार दिए गए, एक लेवल अप कार्ड और 2 योग्यता उन्नयन कार्ड दिए गए। साइड खोज पूरी हुई, एक जागृत व्यक्ति को हराना, +9 XP प्राप्त हुआ। कुल EXP 1010। बधाई हो, आप लेवल 2 तक पहुंच गए हैं। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त हुए। क्या होस्ट अब लेवल अप कार्ड का उपयोग करना चाहता है? हाँ, होस्ट ने लेवल अप कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। बधाई हो, आप लेवल 3 तक पहुंच गए हैं। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त हुए। सिस्टम इंटरफेस, ज़ेरास। पैनल तुरंत बदल गया। होस्ट विशेषताएं, जीन कौशल और क्षमताएं, दुकान खोज। होस्ट विशेषता के बारे में सोचते हुए संदेश तुरंत एक लंबी सूची में बदल गए। होस्ट विशेषताएं, नाम ज़ेरस सेलेस्ट्रिया, स्तर 3, वर्ग अनुभव 0/400, HP 95/100, ऊर्जा 65/65। विशेषताएं, शक्ति 5, धारणा 5, चपलता 7, बुद्धिमत्ता 4, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 20। ज़ेरस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने देखा कि उसके पास देने के लिए 20 मुफ्त अंक हैं। ज़ेरास ने कहा, चार्म में 5 पॉइंट जोड़ें। वह कुछ अजीब कारणों से कारम में उस शून्य से नफरत करता था और बस उससे छुटकारा पाना चाहता था। चार्म में पॉइंट इनपुट करने में असमर्थ। चार्म को अनलॉक करना होगा। लानत है सिस्टम, ज़ेरास ने अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा। इससे निपटने के बाद उसके आंकड़े बढ़ाने का समय आ गया था। हाल ही में हुई लड़ाई को देखते हुए उसने लड़ाई लड़ी। उसने एक चीज़ का पता लगाया जिसने उसे सबसे ज़्यादा मदद की और वह थी उसकी गति। वह अपनी अत्यधिक गति के कारण उन वैज्ञानिकों को मारने में सक्षम था और अगर उसकी गति और त्वरित धारणा नहीं होती तो वह उन बेहद तेज वस्तुओं से टकराकर मर जाता और बेस हेड पर मर जाता। उसकी गति के बाद उसकी ताकत और फिर धारणा आती है। चपलता को 7 पॉइंट, ताकत को 7 पॉइंट, धारणा को 5 पॉइंट और बुद्धिमत्ता को 1 पॉइंट आवंटित करें। ऊर्जा की एक धारा ज़ेरास के शरीर में प्रवेश कर गई लेकिन अंततः उतनी ही तेजी से स्थिर हो गई जितनी तेजी से आई थी। अंक सफलतापूर्वक आवंटित किए गए। अब उसके गुण इस तरह दिखते थे। गुण, शक्ति 12, धारणा 10, चपलता 14, बुद्धिमत्ता
5। आकर्षण 0, गुण अंक 0। अगले सेकंड में जेरास ने सिर हिलाया और पुकारा। कौशल और योग्यताएं। मूलभूत कौशल ग्रेटर दैन डैश होस्ट की वर्तमान गति को 2 गुना बढ़ा देता है। स्तर 1 ग्रेटर दैन पुनर्जन्म होस्ट का शरीर आंशिक रूप से अव्यवस्थित होता है, जिससे होस्ट के आंशिक रूप से गैसीय होने के कारण पुनर्जनन 10 गुना तेज हो जाता है। स्तर 1 ग्रेटर दैन विष प्रतिरोधक क्षमता होस्ट का शरीर निम्न स्तर के विष के प्रति प्रतिरक्षित होता है। जीन कौशल मॉर्फ लेवल 1 होस्ट की कल्पना के अनुसार पूरे शरीर की संरचना को बदलने की क्षमता। होस्ट के जीन के बेहद कमजोर स्तर के कारण अब होस्ट केवल अपने बालों का रंग बदल सकता है। ग्रेटर दैन कैश डेवोरिंग लेवल 1 असीमित ब्रह्मांड में सभी अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता। होस्ट अभी केवल उन लोगों से जीवन ऊर्जा अवशोषित कर सकता है जिन्हें होस्ट द्वारा मार दिया गया है, क्योंकि जीन का स्तर बेहद कमजोर है। क्षमता उन्नयन कार्ड 2 जेरस ने ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह इस बात पर बहस कर रहा था कि किस कौशल को अपग्रेड करना है और उसने अपना निर्णय लिया। एक क्षमता उन्नयन का उपयोग डैश पर करें, दूसरे का उपयोग कैश डेवोरिंग पर करें। बधाई हो, डैश को लेवल 2 में सुधारा गया है। बधाई हो, कैश डेवोरिंग को लेवल 2 में सुधारा गया है। ग्रेटर दैन डैश होस्ट की वर्तमान गति को 3 गुना बढ़ा देता है। स्तर 2 ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2 असीमित ब्रह्मांड में सभी अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता। मेजबान अब मृत शरीरों से जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, चाहे वह मेजबान द्वारा मारा गया हो या अभी के लिए जीन के अत्यंत कमजोर स्तर के कारण नहीं। अच्छा, अध्याय 16 विश्व और ईआईए। ग्रेटर दैन डैश स्तर 2 होस्ट की वर्तमान गति को 3 गुना बढ़ाता है। ग्रेटर दैन कैश डिवोरिंग स्तर 2 असीमित ब्रह्मांड में सभी अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता। होस्ट अब जीन के अत्यंत कमजोर स्तर के कारण या तो होस्ट द्वारा मारे गए या अभी नहीं मारे गए शवों से जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। अच्छा, जेरास ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया। डैश के स्तर 2 तक बढ़ने के साथ ये सीधे उसकी गति को बढ़ाकर उसके सामान्य गति आंकड़ों को 3 गुना कर सकता है, जो स्तर 3 तक पहुंचने के कारण पहले से भी अधिक बेहतर हो गया है। कैश डिवोरिंग को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने इसे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि यह मुख्य रूप से उसकी ताकत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मारे गए लोगों के जीवन सार को खा जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मारे गए व्यक्ति को मारने की सीमा हटा दी गई है और अब वह किसी भी शव के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है। जेरास ने अपनी जीभ चटकाई जब उसने सोचा कि वह इस क्षमता के साथ क्या कर सकता है जब वह 1000 से अधिक प्रायोगिक विषयों की लाशों के साथ उस बेस में था। उसके पास लगभग असीमित मात्रा में ऊर्जा होगी। इसके अलावा उसने थकावट के कारण मारे गए बेस हेड की जीवन ऊर्जा को भी अवशोषित नहीं किया। लेकिन जेरास ने एक अजीब बात देखी। जब उसने लाश को निपटाने के लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति के जीवन सार को अवशोषित किया, उसे ऊर्जा पर केवल 5 अंक दिए गए। लेकिन जब उसने जानवरों के प्रयोगशाला में उन वैज्ञानिकों के जीवन सार को अवशोषित किया जिनके पास डी ग्रेड जीन थे, तो उसे ऊर्जा में 10 अंक दिए गए। क्या इसका मतलब यह है कि उसने जिन लोगों को मारा उनका जीन जितना मजबूत होगा, उसके पास उतने ही अधिक ऊर्जा बिंदु होंगे? अगर ऐसा है तो अब उसे खुद को मारने की जरूरत नहीं है। फिर वह बहुत ताकतवर लोगों के कब्रिस्तान में घुसकर उनके जीवन सार को अवशोषित कर सकता था, जिससे उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से असंभव स्तर तक बढ़ जाती। मान ले कि उसने क्रिस के जीवन सार को अवशोषित कर लिया होता तो वह सत्यापित कर सकता था, लेकिन वैसे भी बहुत देर नहीं हुई थी। वह इसे किसी और समय कर सकता था। सिस्टम के खत्म होने के बाद अगली चीज ईआईए परीक्षण की तैयारी थी, जो अब से बस 1 सप्ताह बाद होने वाली है। जेरस बिस्तर से नीचे कूद गया और दरवाजे की ओर बढ़ा जहां उसने किताबें रखी थीं। सोफे की ओर बढ़ते हुए वह उस पर बैठ गया और धीरे धीरे उसने एक किताब उठाई। कवर को देखते हुए इसका शीर्षक था विश्व और ईआईए। पहले पृष्ठ को खोलने पर यह लिखा है, वर्ष 3016 में पृथ्वी में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने दुनिया की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों ने इसे टैग किया महान विकास। विज्ञान द्वारा आज तक स्पष्टीकृत किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा पृथ्वी बलपूर्वक मिल्की वे आकाशगंगा से दूर चली गई है। इस नई आकाशगंगा से ऊर्जा ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, जिसके कारण पृथ्वी में परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें रहने वाले प्रत्येक प्राणी का विकास हुआ। अजीब नए जीनोम जो किसी तरह पहले नहीं खोजे गए थे, उस ऊर्जा से जागृत हुए जिसे मन कहा जाता था। वर्षों के प्रयोग के बाद मनुष्यों ने अंततः इस ऊर्जा का उपयोग करना सीखा, अपनी ताकत में बहुत सुधार किया और यहाँ तक कि इसे प्रौद्योगिकी में लागू करने में भी कामयाब रहे, जिससे सभी मनुष्यों के लिए सकारात्मक परिवर्तन का एक महान युग शुरू हुआ। लेकिन सवाल बना रहा, इस नई आकाशगंगा में क्या है? पृथ्वी से बाहर यात्रा करते हुए मनुष्य अपने पहले एलियंस से मिले।
प्राणियों का एक समूह जिसे साइडॉप्स कहा जाता है। साइडॉप्स और मनुष्यों के बीच पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, जिसके कारण दोनों समूहों के बीच तुरंत युद्ध छिड़ गया। इन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए मनुष्यों को एकजुट होने की आवश्यकता है और इसलिए पहला मानव गठबंधन समूह बनाया गया। समूह EIA बनाया गया। पृथ्वी के एक साथ आने के बाद साइडॉप्स और मनुष्यों के बीच युद्ध जारी रहा और अंत में मनुष्य जीत गए। लेकिन सभी साइडॉप्स को मारने के बजाय ह्यूमंस ने उनके साथ एक समझौता किया। साइडॉप्स एक एलियन समूह थे जो इस आकाशगंगा में मौजूद थे और इसलिए उन्हें माना और इस नई आकाशगंगा के बारे में अधिक जानकारी थी। इसलिए एक सौदा तय किया गया था, साइडॉप्स को EIA के अधीनस्थ बनाया जाएगा, न कि पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, जबकि वे माना और नई आकाशगंगा के बारे में अपनी जानकारी मनुष्यों के साथ साझा करेंगे। युद्ध के बाद भी EIA बना रहा। उनका उद्देश्य सभी जीन जागृतिकर्ताओं के नियंत्रण को विनियमित करना था, साथ ही एलियन समूहों से लड़ने और दुश्मनों को नष्ट करने के साथ साथ दोस्त बनाने के लिए भी जिम्मेदार थे। उनके बहुत महत्वपूर्ण मिशन के कारण केवल सबसे शक्तिशाली जीन जागृतिकर्ताओं को ही शामिल होने के लिए स्वीकार किया जाता है और उनके परीक्षण पास करना सबसे कठिन होता है। वे केवल सबसे शक्तिशाली जीन जागृतिकर्ताओं और उनके रैंक के भीतर एलियन जीवन रूपों के एक विविध समूह को रखने वाला एक समूह है। वे पृथ्वी के परम संरक्षक हैं। अध्याय 17, ए गाइड टू मैना। जेरस ने धीरे से किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसे अब दी गई जानकारी पर लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था। जरूर वह जीन और EIA के बारे में जानता था, लेकिन पृथ्वी का एक आकाशगंगा से इस आकाशगंगा में स्थानांतरित होना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। कम से कम अब उसे EIA के पीछे की सच्चाई समझ में आ गई थी और एलियन समूहों से मिलने के विचार ने उसके मन को प्रत्याशा से भर दिया। लेकिन उनके बारे में दी गई जानकारी से EIA में शामिल होना कोई आसान काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वह इस वजह से डरा हुआ था, इसके विपरीत वह खुश था। जब शक्तिशाली जीन जागृतिकर्ताओं की बात आती है तो EIA नंबर 1 समूह है, इसलिए उसके लिए मजबूत बनने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था। जोखिम के बावजूद EIA में शामिल होना इसके लायक था। जेरस ने दूसरी किताब उठाते ही किताब को टेबल पर गिरा दिया। कवर को देखते हुए इसका शीर्षक था ए गाइड टू मैना। गहरी सांस लेते हुए उसने आरामदेह कुर्सी पर आराम किया और विषय वस्तु में डूब गया। जब हमारे ग्रह पृथ्वी को इस नई आकाशगंगा द्वारा ले जाया गया, जिसे असीम आकाशगंगा नाम दिया गया था, एक नई प्रकार की ऊर्जा ने आकाशगंगा से पृथ्वी पर आक्रमण किया। इस ऊर्जा को मन कहा जाता था। मन के दुनिया में प्रवेश ने भीतर मौजूद हर प्राणी में उत्परिवर्तन पैदा कर दिया। सबसे स्पष्ट प्रभाव उन जानवरों पर हुआ जिन्हें मन द्वारा बलपूर्वक उत्परिवर्तित किया गया था, जिससे उनकी ताकत अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई। कुछ की खाल हीरे से भी सख्त थी और कुछ के पंजे ऐसे थे जो स्टील को काट सकते थे। जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए, लेकिन मनुष्यों पर उनका प्रभाव अलग था। मनुष्यों ने उनकी अलग अलग अजीब शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता को देखा और बाद में मानव DNA में नए जीन की एक अजीब उपस्थिति देखी गई। विभिन्न जीन की खोज की गई, लेकिन कुछ जीन दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, जिससे जीन को विभिन्न ग्रेड में विभाजित किया गया। जीन से प्राप्त इस क्षमता का उपयोग तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जल्दी थक जाने के कारण इनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। तभी उन्हें अपनी नाभि के ठीक नीचे एक रहस्यमयी वस्तु मिली। यह एक साधारण गेंद के आकार की वस्तु थी। बाद में इसका नाम मैनाकोर रखा गया। कई वर्षों के प्रयोगों के बाद इसके रहस्यों को आखिरकार सुलझा लिया गया। मन का मनुष्यों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जीन के जागरण के साथ एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता थी जो ये सुनिश्चित कर सके कि जीन का उपयोग लंबे समय तक किया जा सके, और मैनाकोर ने इस समस्या को हल कर दिया। मैनाकोर एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग मैना को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता था और इसलिए बिना थकावट के आनुवंशिक क्षमताओं का निरंतर उपयोग करने में सक्षम था। कई वर्षों के प्रयोगों के बाद आखिरकार इसका उपयोग पता चला और पहले कल्टीवेशन चरण स्थापित किए गए। प्रारंभिक कल्टीवेशन चरणों में मैना की अनुभूति शामिल थी, जो कोर में मैना को अवशोषित करने में सक्षम होने की पहली आवश्यकता थी। केवल 16 वर्ष की आयु में मैनाकोर पूरी तरह से विकसित हो सकता है और अब मैना को संग्रहित करने के लिए तैयार हो सकता है। साधना के चरणों में 4 चरण शामिल हैं जो वर्तमान में ज्ञात हैं। पहला चरण स्टार रैंक है, दूसरा चरण उल्का रैंक है, तीसरा चरण कॉस्मिक रैंक है, चौथा चरण गैलेक्सी रैंक है। प्रत्येक को प्रारंभिक, मध्य, देर से और चरम चरणों में विभाजित किया गया है। किसी चरण में प्रत्येक सफलता से एक नई आनुवंशिक क्षमता का स्वतः जागरण होता है और प्रत्येक छोटी सफलता के लिए गति, प्रतिक्रिया गति और चपलता जैसे सभी शारीरिक गुणों में वृद्धि होती है। किसी विशेष चरण में एक जागृत व्यक्ति उसी चरण में किसी अन्य जागृत व्यक्ति को केवल उनकी आनुवंशिक क्षमता के ग्रेड के माध्यम से हरा सकता है, और यही वह समय होता है जब जीन का ग्रेड आता है। जीन को उनकी शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे कम F ग्रेड होता है जबकि सबसे अधिक A ग्रेड होता है।
नौ परिवार अपने शक्तिशाली ए ग्रेट जीन के कारण पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली परिवार बनने में सक्षम थे, जो उनकी संतानों को विरासत में मिल सकते हैं। ज़ेरा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं क्योंकि उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह जिस सेलेस्ट्रिया परिवार से आया था वह 9 परिवारों का हिस्सा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जीन, लाइटनिंग हैमर जीन, एक ए ग्रेट जीन था, और जीन भी वंशानुगत होते हैं। फिर कैस डिवोरिंग जीन कितना शक्तिशाली है, जो एक एसएस ग्रेड था। ऐसा लग रहा था कि वह जीन की पूर्ण सीमा को अनलॉक करने से बहुत दूर था। ज़ेरास ने मन को महसूस करने और इसे अपने मूल में अवशोषित करने की पूरी प्रक्रिया को पढ़ा क्योंकि उसने धीरे धीरे किताब बंद की और फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। यह मन को महसूस करने और इसे अपने मूल में अवशोषित करने का समय था। ये स्टार रैंक चरण को तोड़ने और जागृत होने का समय था। ज़ेरास का दिल उसके अंदर प्रत्याशा में धड़क रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि स्टार रैंक चरण में कदम रखने के बाद वह किस आनुवंशिक क्षमता को जागृत करेगा। अध्याय 18, अशांति पैदा करना। ज़ेरास गहरे ध्यान में अपना चेहरा बंद करके जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस इतनी धीमी हो गई मानो वह सांस ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने आसानी से मन को महसूस करने की दिशा में पहला कदम हासिल कर लिया था, जो कि सबसे अधिक केंद्रित और आराम की स्थिति में प्रवेश करना था। दूसरा कदम अपने शरीर में गहराई से उतरने की कोशिश करना था। ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने की कोशिश में ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने अपना सारा ध्यान अपनी नाभि के ठीक नीचे के क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया, वह स्थान जहां उसका मनकोर मौजूद होना चाहिए था। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए, लेकिन ज़ेरास ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उस प्रेत गेंद को महसूस करने की कोशिश में गहरे ध्यान में चला गया जो उसकी नाभि में मौजूद होनी चाहिए थी। 1 और घंटा जल्दी ही बीत गया जब उसने अचानक महसूस किया कि उसकी चेतना एक दिशा की ओर खींच गई है। अगले सेकंड में ज़ेरास के सामने एक फुटबॉल के आकार की एक फीकी दिखने वाली गेंद थी। उस जगह के आसपास का क्षेत्र काफी बड़ा और पूरी तरह से अंधेरा था, जिसमें केवल बीच में गेंद मौजूद थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को गेंद की ओर बढ़ाया और खुद को गेंद पर पटक दिया। ज़ेरास के सिर में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, उसके कान से खून निकलने लगा, लेकिन वह जिस हालत में था उसमें उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसने दूसरी बार गेंद पर जोर से मारा, जिससे उसके होश उड़ गए। ज़ेरास ने बार बार गेंद पर जोर से मारा क्योंकि वह भूल गया था कि वह कितनी देर से उस पर जोर से मार रहा था। तभी अचानक गेंद पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। छोटी सी दरार को देखकर ज़ेरास को तुरंत स्फूर्ति महसूस हुई और उसने बार बार गेंद पर जोर से मारा जब तक कि दरार चौड़ी नहीं हो गई और जल्द ही एक छेद बन गया। जब छेद बन गया तो उसमें से एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने उसे तुरंत अंतरिक्ष से दूर उड़ा दिया। उसकी आंखें वास्तविकता में खुल गईं, उसने कमरे को देखा और महसूस किया कि वह पूरी तरह से खून से लथपथ है। अगले ही सेकंड में उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। ऊर्जा 0/65, HP 310। होस्ट स्वास्थ्य बिंदु को खतरनाक स्तर तक कम कर दिया गया है और अब उसे अस्थायी नींद में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ज़ेरा का शरीर तुरंत एक टूटी हुई टहनी की तरह जमीन पर गिर गया, गहरी नींद में प्रवेश करते हुए जो परिवर्तन हो रहा था उसे देखने में असमर्थ। उसके मनकोर में दरार अचानक व्यापक रूप से खुल गई जिससे आसपास के वातावरण पर एक भयानक अवशोषण बल उत्पन्न हुआ। कमरे के चारों ओर का मन तुरंत उसकी नाभि में प्रवेश करने वाले क्षेत्र की ओर इकट्ठा हो गया। हवा में मौजूद पूरा मन तुरंत चूसा गया और जैसे कि पर्याप्त नहीं था, कमरे में हवा तुरंत इकट्ठा हो गई क्योंकि कमरे का दरवाजा खुल गया और सारा मन तुरंत ज़ेरा की दिशा में चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बड़े प्रशिक्षण कक्ष में कमांडर शिरोन वहां धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर ले रहा था जबकि हरे रंग की ऊर्जा का एक छोटा सा भौतिक भंवर रहस्यमय तरीके से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एक खास दिशा में देखते ही उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें एक भूतिया हरे रंग की रोशनी से चमक उठी। उसकी निगाह अचानक उसके सामने की लगभग 40 दीवारों को भेदती हुई ज़ेरास की सोती हुई आकृति पर टिक गई और उसका चेहरा आश्चर्य में बदल गया। वह पहले से ही अपने मूल को जगा रहा है और जागने की कोशिश करने पर ऐसी घटना। उसके पास वास्तव में कुछ प्रतिभा हो सकती है, हालांकि उसने ये काफी लापरवाही से किया। तो मैं उसकी मदद करूंगा, बस इस बार। कमांडर शिरोन ने अपनी घड़ी पर क्लिक किया और हवा में बोला, अंतरिक्षयान में सभी मैना रिजर्व को सक्रिय करें। अंतरिक्षयान में मैना भंडार तुरंत मुक्त हो गया क्योंकि वे सभी तुरंत अंतरिक्षयान के उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ गए जैसे कि किसी रहस्यमय खिंचाव द्वारा मजबूर किया गया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्षयान के दक्षिणी क्षेत्र में प्रशिक्षण स्तर 7 को सक्रिय कर रहा है। पूरी तरह से सफेद प्रशिक्षण हॉल में एक नीरस आवाज गूंज उठी क्योंकि जमीन और दीवारों के चारों ओर छेद खुल गए। जमीन पर खुले हुए छेदों से लगभग 2 मीटर लंबे मानव जैसे लड़ाकू रोबोट निकले। उनके सामने की आकृति पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उनकी आंखों में एक लाल बिंदु दिखाई दिया। हॉल के दूर छोर पर लगभग 16 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल धीरे धीरे उसके पीछे उड़ रहे थे।
उसकी खूबसूरत हरी आंखें बेहद केंद्रित थीं क्योंकि वह अपने हाथ में एक बड़े हरे रंग के उन्नत तकनीकी धनुष के साथ कमरे में हो रहे परिवर्तन को देख रही थी। दीवारों में खुले छेदों से हवा में नुकीली वस्तुओं को चीरते हुए 3 रोबोट तुरंत अमानवीय गति से उसकी ओर दौड़े। लड़की की आकृति तुरंत ही जहां वह खड़ी थी वहां से गायब हो गई। उसकी आकृति आसानी से प्रोजेक्टाइल के बीच से गुजर रही थी। उसकी गति न तो बहुत धीमी थी और न ही बहुत तेज, क्योंकि वह प्रोजेक्टाइल से बचती रही जब वे उसे छूने से सिर्फ 2 इंच दूर थे। उसका दौड़ना अच्छी तरह से समन्वित कदमों के साथ नृत्य करने जैसा था। अपने हाथ में एक धनुष को खटखटाते हुए उसने तुरंत रोबोट की ओर एक तीर चलाया, जिसने तुरंत तीर को दूर भगाने के लिए अपना हाथ उठाया। गया की आंखें अचानक हरे रंग की हो गईं क्योंकि तीर से ऊर्जा की एक हरी लहर निकली जिससे उसकी गति अचानक दोगुनी हो गई। रोबोट चौंक गया क्योंकि तीर उसकी उंगलियों के बीच से फिसल गया और उसके माथे पर जा लगा, जिससे वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। और गया ने प्रोजेक्टाइल के बीच में फुसफुसाते हुए कहा, जब उसने देखा कि जमीन खुल गई है और रोबोट के शरीर को निगल रही है। रोबोट में से एक के पैरों के नीचे एक थ्रस्टर दिखाई दिया जो उसे तेजी से आगे की ओर धकेल रहा था, क्योंकि उसका हाथ अचानक एक तेज ठंडे ब्लेड में बदल गया था। श्रीइंग हवा स्लैश की शक्ति से 2 भागों में कट गई क्योंकि यह तेजी से गया की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। गया ने तुरंत अपने धनुष को लंबवत रखा। ब्लेड को अवरुद्ध करते हुए उसने रोबोट के नुकसान के चारों ओर लपेटने से पहले इसके दूसरे हिस्से का उपयोग किया, जिससे रोबोट अपने घुटनों पर गिर गया। उसने तुरंत रोबोट के धातु के सिर पर अपना पैर पटक दिया। उसने खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया और हवा में 2 तीर मारे और फायर किया। तीरों से ऊर्जा की एक हरी लहर निकली, जिसमें से एक घुटने टेकने वाले रोबोट के सिर में घुस गई, जबकि दूसरी उसकी ओर दौड़ रहे दूसरे रोबोट की ओर बढ़ गई। तीर रोबोट के माथे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर तेजी से आगे बढ़ा, तभी हवा की एक शक्तिशाली लहर कमरे में घुसी और तीर की सटीकता को बदल दिया, क्योंकि तीर रोबोट के माथे के बजाय उसकी आंखों पर जा लगा। आपने बहुत बढ़िया स्कोर के साथ पास किया है, आई की आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन गया का ध्यान भटक गया था क्योंकि उसने देखा कि हवा में मान अचानक कम हो रहा है। क्या वह बदमाश अभी स्टार रैंक स्टेज में घुसने वाला है? उसने धीरे से कहा। आमतौर पर उसे इस बात की परवाह भी नहीं होती कि पिगमेटियोर रैंक स्टेज बीस्ट अचानक स्पेसशिप पर हमला कर दे, लेकिन हवा ने आखिरी सेकंड में उसके तीर की सटीकता को बदल दिया और उसे बढ़िया स्कोर करने से रोक दिया। इससे उसका ध्यान गया क्योंकि वह मान के जागने से थोड़ी हैरान थी जो इतनी गड़बड़ी पैदा कर सकता था। बस थोड़ी हैरानी हुई और उसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जगी कि वह बदमाश कौन है। अध्याय 19 प्रारंभिक स्टार रैंक चरण। जीरस ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं क्योंकि छत का रंग सफ़ेद था। वह धीरे से जमीन से उठकर बैठा, तभी अचानक एक भयानक गंध उसकी नाक पर आकर लगी, जिससे उसने अपनी नाक को कसकर बंद कर लिया। गंध के स्रोत की तलाश करते हुए उसने अपने चारों ओर एक गहरे रंग का मैला पेस्ट देखा और खून से लथपथ भी। वह तुरंत घृणा से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर भागा। ताज़ा स्नान करके और खुद को अशुद्धियों से धोकर जीरस को जिंदा से ज्यादा महसूस हुआ। उसने अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा और कमरे में वापस चला गया। फर्श पर काली अशुद्धियां और खून था, जिससे वह जल्दी से काम पर लग गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20 मिनट बाद जीरस हाथ में वैक्यूम क्लीनर लिए खड़ा था और अब चमकते हुए कमरे को देख रहा था। उसने गहरी सांस ली, तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसे लगा कि हवा में कुछ अलग है। अपनी आंखें बंद करके और ध्यान लगाते हुए उसने हवा में अलग अलग बहुरंगी कण देखे और वह चौंक गया और अवाक रह गया। आखिर ये क्या है? मन जेरास ने कभी महसूस नहीं किया था कि आसपास का वातावरण इतना सुंदर था। हवा में अलग अलग रंग के कण थे, लाल, नीला, भूरा, सुनहरा, हरा और गहरा, और कुछ तो उसकी त्वचा के पार भी थे। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई दी क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, वह आखिरकार जागने में सफल हो गया। तुरंत क्रॉसलेग करके बैठ गया। जेरास ने अपनी चेतना को अपने मन कोर में भेजा और उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। पहले के अंधेरे स्थान में एक चमकीला तारा देखा जा सकता था जो एक शक्तिशाली अंधेरे चमक के साथ चमक रहा था, जो अंधेरे स्थान में चमक रहा था। अंधेरा प्रकाश अंधेरे को भेदने वाली किरणों की तरह था, जो अंधेरे प्रकाश की किरण द्वारा अंधेरे को रोशन करने की एक अजीब घटना बना रहा था। जेरास ने अपने मन कोर पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसने देखा कि कोर का केवल 1/4 हिस्सा ही अंधेरे प्रकाश को विकीर्ण कर रहा था और शेष कुछ भी विकीर्ण नहीं कर रहा था और इसके बजाय खाली दिख रहा था। उसने आखिरकार पुष्टि करते हुए अपना सिर हिलाया। ये वैसा ही था जैसा कि चीजों को होना चाहिए था। किसी को केवल तभी जागृत कहा जाएगा जब वह पर्यावरण में मन को महसूस कर सके। एक प्रारंभिक स्टार रैंक जागृत होने के लिए किसी के कोर का कम से कम 1/4 मन से भरा होना चाहिए। 2/4 का अर्थ है मध्य सितारा रैंक, 3/4 का अर्थ है लेट स्टार रैंक और 4/4 का अर्थ है पीक स्टार रैंक या छद्मुल का रैंक। जेरा के कोर को देखने पर यह पहले से ही 1/4 तक भरा हुआ था, जो उसे प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में दर्शाता है।
जेरास अंतरिक्ष से बाहर निकल गया क्योंकि उसका दिल उम्मीद में धड़कने लगा। जब कोई प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में कदम रखता है, वे एक नई क्षमता जागृत करेंगे। प्रत्येक प्रमुख रैंक एक नई आनुवंशिक क्षमता को जागृत करेगी। उसके सामने तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। बधाई हो, होस्ट ह्यूमन जीन के लिए कल्टीवेशन का एक स्रोत बनाया गया है। होस्ट ह्यूमन जीन एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन को ई ग्रेड जीन में अपग्रेड किया गया है। होस्ट जेनेटिक क्षमता मॉर्फ को एक नए जीन में अपग्रेड किया गया है। नोटिफिकेशन सुनते ही जेरास के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान खिल गई, क्योंकि उसने अपने सिस्टम इंटरफेस को कॉल किया और जेनेटिक स्किल्स टैब पर गया। जीन एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन ई ग्रेड, होस्ट की कल्पना के अनुसार पूरे शरीर की संरचना को बदलने की क्षमता। स्थिति अपग्रेड करने योग्य। जीन कौशल ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ लेवल 1। डॉपलगैंगर मॉर्फिंग, होस्ट की दूसरे प्राणियों का रूप लेने की क्षमता। जेरा का मुंह चौड़ा हो गया क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से जेनेटिक क्षमता को देख रहा था। दूसरों का रूप बदलने की क्षमता। सिस्टम, क्या ये सच है? क्या ये सच है? जेरास ने सिर्फ पुष्टि करने के लिए कहा, ये सच है। मेजबान ने अपने मानव जीनोम की एक नई आनुवंशिक क्षमता को जागृत किया है जो बायोमॉर्फ है। यह आनुवंशिक क्षमता मेजबान को दूसरों के रूप में अपनी उपस्थिति बदलने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीमाएं हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता और मेजबान के लक्ष्य शारीरिक अंतर, जो नकल करना मुश्किल बना सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया, जिससे उसका उत्साह शांत हो गया। जेरास ने गुस्से में आई को अनदेखा किया क्योंकि वह बाथरूम में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश की जो वह रूप बदल सकता था। जिस बेसहेद से उसने लड़ाई की थी वह तुरंत उसके सिर में दिखाई दिया, क्योंकि जेरास ने उस आदमी के चेहरे की याद को अपने सिर में अंकित कर लिया और बदलने की इच्छा जताई। एक अविश्वसनीय बात हुई जब जेरास ने धीरे धीरे अपने चेहरे को क्रिस के चेहरे में बदलते देखा, क्योंकि उसकी थोड़ी से धीरे धीरे छोटी दाढ़ी उग आई थी। उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि वह और भी मोटा हो गया। उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़कर लगभग 1.8 मीटर हो गई। अब आईने के सामने एक गोल मटोल काले बालों वाला आदमी खड़ा था जिसकी दाढ़ी थी। जेरास ने अपने चेहरे और दाढ़ी को भी छुआ क्योंकि उसने देखा कि सब कुछ असली था। यह जब बाथरूम में शैतानी हंसी की गड़गड़ाहट गूंजी तो वह आश्चर्य से अपना चेहरा दबा रहा था। दूसरों के रूप में आकार बदलने की शक्ति के साथ आखिर वह किस तरह की मुसीबत में फंस जाएगा? जेरस वहीं खड़ा अपना नया रूप देख रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। मन कोड 0/40, ऊर्जा अंक 10/65। क्या बात है? अध्याय 20, एक अजीब अनुरोध। जेरास अधिसूचना से थोड़ा चकित होकर वहीं खड़ा था। उसने अचानक महसूस किया कि उसका परिवर्तन उसके सामान्य रूप में वापस आ रहा है। उसके नियंत्रण के विरुद्ध एक बार फिर से काले बालों और गहरी नीली आंखों वाले एक युवा व्यक्ति को देखा जा सकता है। उपयोग किए गए ऊर्जा बिंदु बहुत अधिक हैं, उसने कहा। अभी 3 मिनट भी नहीं हुए थे और उसकी ऊर्जा पहले ही समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके पास इस ऊर्जा समस्या को हल करने का एक तरीका था, और वह या तो अपने कल्टीवेशन चरणों में सुधार करके या ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए कैश डिवोरिंग का उपयोग करके था। जैसे ही उसने खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस किया और सिस्टम में नई विशेषताएं दिखाई देने लगी, उसकी आंखें आपस में जुड़ गईं। सिस्टम इंटरफेस, जेरास ने पुकारा। होस्ट विशेषताएं। नाम जेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 3, क्लास खेती का चरण, प्रारंभिक सितारा रैंक, EXP 0400, HP 10100, ऊर्जा 5/65, मन कोर ऊर्जा 0/40। हम ऐसा लगता है कि खेती सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, जेरास ने खुद से कहा। विशेषताएं। शक्ति 15, धारणा 12, चपलता 17, बुद्धि 5, आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। उसके सभी आंकड़े भी 2 से 3 अंक तक बढ़ गए थे, सिवाय उसकी बुद्धि के। अब मुझे लगता है कि मैं EIA के परीक्षण के लिए तैयार हूं। जेरास कमरे में अलमारी की ओर बढ़ा क्योंकि उसने सभी कपड़ों की जांच की। ऐसा लग रहा था कि यह उसके लिए ही बनाया गया था क्योंकि कपड़े उसके आकार के थे। कपड़ों के चारों ओर देखते हुए उसने एक ऐसा देखा जो उसकी आंखों को आकर्षित कर गया और उसने उसे हैंगर से उतार दिया। जल्दी से तैयार होकर और एक बार फिर आईने के सामने आकर जेरास ने आईने में दिख रही आकृति को देखकर संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया। लगभग 16 वर्षीय नीले बालों वाला एक सुंदर चेहरा और मंत्रमुग्ध करने वाली गहरी नीली आंखों वाला युवक वहां खड़ा था। सफेद रंग की टी-शर्ट और घुटनों तक लंबी सफेद पतलून पहने हुए। उसका फिगर सम्मान का प्रतीक था और उसके नीले और सफेद कपड़े के रंग के मिश्रण से कुछ अवर्णनीय प्रकार की शान प्रकट हो रही थी। जेरास ने अविश्वसनीय रूप से आईने में देखा। अगर कोई कहे कि यह एक अनाथ है जिसे सिर्फ 3 दिन पहले लैब चूहे में बदल दिया गया था, तो उसे पागल कहा जाएगा और शायद इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा।
सिर हिलाते हुए जेरास कमरे से बाहर चला गया क्योंकि वह परिचित लंबे गलियारों में पहुंच गया था। हॉल की ओर बढ़ रहा था जहां वह पहले कमांडर शिरोन से मिला था। उसने देखा कि वह आदमी वहां कुशन पर बैठा था, उसके हाथ में एक किताब थी और टेबल पर एक कॉफी रखी हुई थी। आखिरकार 6 दिनों के बाद तुम बाहर आ गए, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। जेरास आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लगातार 6 दिनों तक सो रहा था। वह उन पुस्तकों के लिए भी बहुत आभारी था जो उस आदमी ने उसे दी थी क्योंकि वे मैनुअल थे जिनका उपयोग वह जागने के लिए करता था, साथ ही एआई के बारे में भी सीखता था। धन्यवाद, उसने अपनी सीट पर बैठने से पहले उसे प्रणाम करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आपने आखिरकार अपने मन कोर को तोड़ दिया है और यहाँ तक कि अपने दम पर और बाहरी मदद के बिना अर्ली स्टार रैंक चरण तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं। तो फिर मन जलाशय बर्बाद नहीं हुआ था, कमांडर शिरोन ने खुद से कहा और जेरास को स्वीकृतिपूर्वक देखा। आमतौर पर जब युवा 16 साल की उम्र में अपनी जागृति से गुजरते हैं तो उन्हें एक बुजुर्ग द्वारा मदद की जाएगी जो गलतियों से बचने और बहुत अधिक मन से अभिभूत होने से बचने के लिए धीरे धीरे अपने स्वयं के मन को उनमें डाल देगा। लेकिन जेरास न केवल अपने मन कोर को तोड़ने में कामयाब रहा, बल्कि वह मन जलाशय का उपयोग करके फर्स्ट स्टार रैंक चरण को भी पार करने में कामयाब रहा। एक बहुत अच्छी उपलब्धि, मेरे साथ चलो, आदमी ने कहा और खड़ा हो गया और अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए उस जगह से बाहर चला गया। जेरस उसके पीछे पीछे चला गया क्योंकि वे दोनों अंतरिक्ष यान पर टहलने गए और फिर उसके ऊपर पहुंच गए। जेरस अंतरिक्ष यान पर खड़ा था, अपने चारों ओर अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार को महसूस करते हुए वह सदमे में था। उसने जो तारे देखे वे सिर्फ प्रकाश की एक लंबी किरण थे क्योंकि जहाज उनके पास से तेजी से गुजर रहा था जिससे वह गुजरने से पहले उनकी आकृति नहीं देख पा रहा था। वह क्षेत्र अंतरिक्ष यान की नोक जैसा था लेकिन उसके चारों ओर एक नीला अवरोध था जिससे वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हुए बिना अंतरिक्ष यान पर खड़े हो सकते थे और अंतरिक्ष के दबाव से कुचले जाने से भी बच सकते थे। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमांडर शिरोन ने अचानक पूछा क्योंकि जेरस ने उस आदमी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान देखी। ये सुंदर है, जेरस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अंतरिक्ष वास्तव में सुंदर था, सितारों की सुंदर रोशनी और शांतिपूर्ण अंधेरे के साथ। फिर भी यह अंधेरे और अराजकता, एक ऐसी जगह जिसकी कोई खास गहराई या सीमा नहीं है, एक अंतहीन चक्र, कमांडर शिरोन ने जेरास से कहा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी लेकिन उसे लग रहा था कि वे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ दर्दनाक। उस जगह के आसपास का इलाका शांत था, दोनों बस नज़ारों को निहार रहे थे। मेरे पास आपसे एक अनुरोध है, आप इसे मेरी मदद के बदले में मान सकते हैं, कमांडर शिरोन ने जेरास से कहा। क्या बात है, सर? गया की रक्षा करने में मेरी मदद करें।